योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इट इज रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मीन्स वी विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। और बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं। हम लोगों ने बिल्कुल बिगिनिंग में वर्नर्स थ्योरी की थी, उसमें वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करता है। और उसके बाद में आज हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है। इसके बाद हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमें ये बताती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का प्रोसीजर क्या है, उसकी बॉन्डिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हमें दो चीजें चाहिए, एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और दूसरा जो डोनर होगा दैट इज लाइगेंड। तो फर्स्ट पॉइंट सेज द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स makes available a number of empty orbitals for the formation of coordination bonds with suitable ligands. Okay. आप लोग पहले ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट्स करने के बाद ये जगह खाली चाहिए, तो बेटर है आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे शुरू के 2 पॉइंट्स फिर हटाने पड़ेंगे। डन। तो बॉन्डिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? वहां पे एक एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, एंड दैट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। एटम कब होगा? जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और आयन कब होगा? व्हेन इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, राइट। तो वो क्या करेगा? एम्प्टी ऑर्बिटल्स देगा। इट विल मेक अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, आपने रूम रेंट पे देना है तो पहले रूम खाली भी तो होना चाहिए। तो क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से आएंगे। एक डोनर एटम उनको डोनेट करेगी, लेकिन शेयर दोनों करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। एक के पास रूम है और दूसरे के पास फर्नीचर है। फर्नीचर वाला कौन हुआ? लाइगेंड। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, उसके पास सारा लेविश सामान पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास रखने को जगह नहीं है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन व्हाट इट डज, इट प्रोवाइड्स द रूम, स्पेस, कि आइए आप अपना सामान यहां रख लीजिए, लेकिन हम भी आपका सामान इस्तेमाल करेंगे। शेयर हम दोनों ही करेंगे। अगर आपने सोफा लगाया है आपका, कमरा मेरा है, लेकिन शेयर हम दोनों करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में ऐसा ही होगा। सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या करता है? वो आपको लाइगेंड के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट करता है, और लाइगेंड क्या करता है? उन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, राइट। तो वो थाली लेके खड़ा है और वो सिर्फ उसको डोनेशन देगा। ओके, कितना? नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स किसके बराबर होगी? जो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मींस उसकी सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, और हम क्या कहेंगे उसको? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर। ठीक है, सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी का कंसेप्ट जो है ये वार्नर थ्योरी का है। तो पहली बात, सेंट्रल मेटल एटम का फर्स्ट स्टेप, इट विल मेक अवेलेबल द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जहां उसको लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन रिसीव करने हैं। और कितनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स वो इट विल मेक अवेलेबल, दैट विल बी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इन द सेकंड स्टेप, द एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन कौन सी हैं? s, p and d of the metal hybridized to give a set of equivalent orbitals of definite geometry such as coplanar, octahedral, etc. Hybridize. It will hybridize. अब ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है ना, अलग अलग एनर्जी है इनकी, पहले वो आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइज होंगे तो सभी की एनर्जी क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट। ठीक है, देन एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस,
और जब ये लोग आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, और आपको पता है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास अलग अलग ज्योमेट्रीज आती हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के आगे, पॉइंट नंबर 2 के बाद जो आप लोगों को एग्जाम्पल लिखनी है अपने नोट्स के अंदर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, यहां लिखा है ना सच एज स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। अब आप देखिए किस तरीके से, ओके। अब हमारे पास है ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक s और 3 p, s प्लस p प्लस p प्लस p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3, राइट। चलो मैं इसको बिल्कुल सिंपल कर देती हूं। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, इट इज sp3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। अगेन dsp2 कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 4 और इट विल बी स्क्वायर प्लेनर, ओके। अब sp3d कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट sp3d2 और d2sp3, या तो sp3d2 होगा या d2sp3, वन एंड द सेम थिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड पॉइंट, कि वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं दे गेट हाइब्रिडाइज्ड टू गिव इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, और डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर वो खुद को सेटल करते हैं, कि जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 होगी कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 4, इट विल बी स्क्वायर प्लेनर, देन sp3d इट विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए या तो होगा sp3d2 या होगा d2sp3। पॉइंट नंबर 2 के बाद आपको इसको नोट करना है, डन। थर्ड पॉइंट, the d orbitals involved in the hybridization may be either inner d orbitals, that is n minus d, or outer d orbitals, that is nd। अब इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने यहां लिखा sp3d2 and d2sp3, इसका मीनिंग देखते हैं। अगर मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट मैं ले लूं आयरन, एटॉमिक नंबर 26, इट विल बी 3d6 4s2, यही होगा, ठीक है। अब देखिए इसके पास जब मैंने लिखा Fe2 पॉजिटिव, तो सबसे पहले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इट विल बी हैविंग 3d6 ओनली, राइट, ओके। अब इसके पास ऑर्बिटल्स है कौन कौन सी, 3d, 4s, 4p, 4d। 4s स्टार्ट है ना, जो 26 एटॉमिक नंबर है, आयरन है, इट इज प्रेजेंट इन द 4th पीरियड, उसकी 4s कंप्लीट है, 4p खाली पड़ी हुई है, 4d खाली पड़ी हुई है, लेकिन 3d इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे हैं, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है 3d के अंदर, ओके। अब देखो ये रहा 3d, डन। इसके अंदर आयरन के अंदर है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, इसने ये वाली 2 ऑर्बिटल्स खाली कर दी, और sp 2 यहां से आए, 3 4 5 6, d2 ये है 4s, ये है 4p, ये है 3d, तो d2 हो गई 4s1 और 4p, तो d2sp3। d कौन सी यूज हुई, n-1 वाली, क्योंकि मेन शेल कौन सी चल रही है, 4th शेल, तो d कौन सी यूज हुई, n-1, ओके। अब अगर ये इस तरीके से होता 3 4 5 और 6, तब तो d नहीं मिलेगी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आयरन का दैट इज 6, तो 4s 4p 4d खाली पड़ी है, तो s 1 2 3 4 5 6, ये रही हाइब्रिडाइजेशन sp3d2।
आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब कौन सा डी यूज हुआ? एन डी, जो मेन शेल है वही वाला डी यूज हुआ, राइट। जब आप इसके स्ट्रक्चर्स लिखना शुरू करोगे, अपने आप बाहर वाली डी यूज होती है, वो लास्ट में ही लिखी जाती है। जो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी आप ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, ये सिर्फ हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो अगर n-1 अगर मेटल की ये वाली डी यूज होती है तो इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाली डी यूज हुई। और अगर बाहर वाली डी यूज होती है, इट विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इट वॉज पॉइंट नंबर 3। ओके, नेक्स्ट, fourth point, each ligand has at least one orbital of donor atom containing a lone pair of electrons. अब जितने भी ligands आप लोग लिखते हो उनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या जैसे आप लोग दिस इज इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन, इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर, ठीक है। इथाइल और मिथाइल एमीन, लोन पेयर। तो एटलीस्ट एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए जिसको उसने डोनेट करना है। देन द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन ओवरलैप विद द फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लाइगेंड्स टू फॉर्म मेटल लाइगेंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब मैं यहां पे ये जो भी एग्जांपल हमने लिखी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पड़े हैं, और मान लीजिए, चलिए मैं एग्जांपल लेती हूं एक छोटा सा, कि आयरन के साथ लग रहे हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब आयरन डायरेक्ट मैं 2 पॉजिटिव बना रही हूं, इट इज हैविंग ओनली 3d6, तो दिस इज 3d6, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। और इसकी 4s खाली पड़ी है, 4p खाली पड़ी है एंड 4d खाली पड़ी है, ठीक है। अब देखो यहां मैंने इनकी पेयरिंग क्यों नहीं की, आप लोगों ने याद रखना है, जो लाइगेंड होगा कार्बोनिल और साइनाइड, सिर्फ ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो इनकी पेयरिंग होगी। दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम करेंगे बाद में, यहां हम सिर्फ बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। अगर वाटर, बाकी कोई भी हो, फ्लोराइडो हो, क्लोराइडो हो, वाटर हो, कोई भी आ जाए, ये पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे आ रहा है वाटर, तो पेयरिंग नहीं होगी। अगर साइनाइड होता आयरन के साथ तो पेयरिंग हो जाती। हम वो वाले कंपाउंड्स भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे वाटर, H2O एक, H2O दूसरा, H2O तीसरा, H2O फोर्थ, ठीक है। अब यहां पे वाटर के ऊपर है लोन पेयर, ये लोन पेयर इसने इसको डोनेट किया। इसकी ऑर्बिटल कौन सी थी? एम्प्टी, और वाटर के पास क्या है? लोन पेयर। ऐसे ही इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इसके पास, यहां से इसके पास, यहां से इसके पास, फिर हमें 2 वाटर और चाहिए क्योंकि 6 है ना, इसका कोऑर्डिनेशन आता है। एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप्स विद फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लाइगेंड, और इनके बीच में बनता है मेटल लाइगेंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएं, अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर मेटल की जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, कोई भी एक भी हो, तो इट इज पैरामैग्नेटिक। इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इट विल बी पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर ये सारे के सारे पेयर्ड हैं, इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा? डायामैग्नेटिक, देन इट विल बी डायामैग्नेटिक। इन केस central metal atom or ion has no unpaired electron, unpaired electron नहीं है, after bonding with ligands the complex is called diamagnetic in nature
If some unpaired electrons are present, then complex is of paramagnetic nature. क्लियर सबको? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स उठाते हैं. वेल, मैंने यहां पे कुछ एक एग्जाम्पल्स शॉर्ट लिस्ट की हैं और हम इन कॉम्प्लेक्सेस को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे अभी बना के देखेंगे. ठीक है, आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है? पेयरिंग कब होगी? पेयरिंग व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल और साइनाइड Cn नेगेटिव इज प्रेजेंट. राइट, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हर किसी मॉलिक्यूल का मेथड सेम. ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहली एग्जांपल करने लगी. दिस इज FeH2O6 नेट चार्ज 2 पॉजिटिव. सबसे पहला स्टेप, आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन का चार्ज निकालना है. वाटर 0, तो आयरन के ऊपर कितना आ गया? +2, क्योंकि यही नेट चार्ज है +2. ओके, तो फर्स्ट स्टेप आप लिखोगे आयरन का एटॉमिक नंबर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन. तो दैट विल बी 3d6 4s2. राइट, 4s2. ओके, अब मेरे पास है Fe2 पॉजिटिव. Fe2 पॉजिटिव. देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं हम लिखते हैं 4s2 3d6. ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, 4s2 3d6. ठीक है, लेकिन जब हम, ये तो बिल्डिंग अप में हो गया, जब आप किसी बिल्डिंग को तोड़ते हो तो पहले दीवार तोड़ते हैं कि छत? पहले छत तोड़ते हैं. तो पहले बाहर वाली ऑर्बिटल को हटाएंगे. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कौन से जाएंगे? 4s वाले. और अगर 3 जाने होते तो नेक्स्ट यहां से जाता. राइट, तो Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या रही? 3d6. अब इसके पास 4s खाली रह गया. ओके, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है. Fe2 पॉजिटिव को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? ये रहा 3d 4s 4p. ठीक है, अब 3d के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. यहां पे आपको 6 ही भरने हैं. आफ्बा प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, होम्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को फॉलो कीजिए. 5 and 1 6. ये रहा 3d, ये है 4s और ये है 4p. कितने लाइगेंड्स आ रहे हैं? 6H2O अप्रोचिंग. राइट, और मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को एज क्रॉस नोट करूंगी. इसके इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होंगे मैंने उनको एज अ क्रॉस लिया है. राइट, 6 वाटर अप्रोचिंग, मतलब कितनी खाली ऑर्बिटल्स चाहिए? सेंट्रल मेटल एटम या आयन कितनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाएगा? डेफिनेटली 6. अब देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वाटर इज अ वीक फील्ड लाइगेंड, सिर्फ इन दोनों की वजह से ही होती है. ओके, जिस वक्त आयरन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लग गए और ये बन गया कॉम्प्लेक्स, क्या हुआ? ये रहा 3d 4s 4p. तो 3d के अंदर तो सब कुछ भरा हुआ है. राइट, तो ये रहा एक वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, चौथा वाटर मॉलिक्यूल. लेकिन कितने लगने हैं? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. तो अब 4p के आगे कौन है? 4d. तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन सी यूज होंगी? नेक्स्ट वाली d की. तो यहां देखो, ये है 3d, this is 3d 4s 4p 4d. अब कौन कौन हाइब्रिडाइज हुआ?
ठीक है, इस वाटर ने लोन पेयर दिया, इसने लोन पेयर दिया, इसने दिया, इसने दिया, हो गया। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? पहले कौन आया? S, फिर कितने P? 3, कितने D? 2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp3d2। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना? क्योंकि D बाहर वाली यूज हुई है, इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज ND कौन सी? 4D ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। आपको रीजन भी बताना है, इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नेक्स्ट अगली बात क्या आएगी? मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर हाईली पैरामैग्नेटिक। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट, तो ज्योमेट्री कौन सी होगी? यस, इट विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनी? ये रहा आयरन, 1 2 3 4 अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, हर जगह पे क्या लगा है? वाटर। और नेट चार्ज है इसके ऊपर 2 पॉजिटिव। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के आगे आप ये स्ट्रक्चर बना देंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो यही बता रही है, ठीक है। और 2 चीजें आपसे पूछी गई हैं, वेदर इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर, तो इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि बाहर वाला डी यूज हुआ। मैग्नेटिक बिहेवियर क्योंकि इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। डन, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सब आप साथ साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज FeCN6 नेट चार्ज 4 नेगेटिव, राइट। साइनाइड -1 -6 नेट चार्ज -4 मींस इसके ऊपर कितना चार्ज है? +2। अब मैं इसको हटा देती हूं। सेम पहले की तरह ही आप आयरन एटॉमिक नंबर 26, इट विल बी 3d6 4s2। जब ये बना Fe2 पॉजिटिव, इट विल बी ओनली 3d6, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ओके, अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूं Fe2 पॉजिटिव को, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस इज 3d 4s and 4p. This is 3d 4s 4p. 3d के अंदर है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। ये आगे खाली है। कौन से लाइगेंड्स आ रहे हैं अभी? 6 Cn नेगेटिव अप्रोचेस, इसके इलेक्ट्रॉन हम ऐसे शेयर करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल आयन गेट पेयर्ड। क्योंकि ये साइनाइड है, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट पेयर्ड। ओके, तो ये रहा FeCN6 नेट चार्ज 4 नेगेटिव। व्हाट वी विल गेट? ये रहा 3d, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। दे विल गेट पेयर्ड। क्योंकि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ये सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है। अब ये रहा 3d 4s
4p। आपको किसी भी चीज को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। टोटल 6 साइनाइड्स आ गए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। यहां से स्टार्ट कर दीजिए। ये रहा पहला साइनाइड, ये रहा दूसरा साइनाइड, ये रहा तीसरा साइनाइड, यहां लगेगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यही चाहिए था। अब ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 लाइगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, आप हाइब्रिडाइजेशन चाहे फुल लाइन के साथ बनाएं या डॉटेड लाइन के साथ बनाएं। इस डॉटेड स्क्वायर के अंदर बोलिए कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं? 2 हैं डी, D2, फिर है S और बाहर है P। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। अब अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो इट विल बी आयरन 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, cyanide, cyanide, all 6 positions are occupied by cyanide and there is a net charge of 4 negative over the molecule. Okay, now next thing, is it inner orbital or outer orbital complex? अब आप देखिए इसकी n-1 d यूज हुई है, फोर्थ शेल में है, लेकिन 3d के अंदर लाइगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट किए हैं। ठीक है, तो एज n-1 d is involved, it is inner orbital complex। दूसरी बात रिगार्डिंग इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, तो देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कोई भी नहीं, नो unpaired electron, therefore it is diamagnetic in nature। क्लियर? तो सारे के सारे हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब देखो मैंने यहीं पे फिफ्थ वाला कर देना है, ई वाला, FeCN6 नेट चार्ज 3 नेगेटिव। ये सबको समझ आ गया? अब यहां पे चार्ज है 3 नेगेटिव, इसका मतलब इसके ऊपर कितना आया? 3 पॉजिटिव। -6 + 3 तभी -3 आया ना। तो यहां पे मुझे चाहिए Fe3 पॉजिटिव। 2 यहां से गए, 1 यहां से गया, क्या बचा? 3d5। ये लीजिए 3d5, बाकी सारा सेम। 3 नेगेटिव, यहां क्या बचे? 3d5। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं ना। पेयरिंग होगी, 2 पेयर रहेंगे, 1 अनपेयर्ड, बाकी सारा सेम। बस यहां पे क्या आ गया? इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जबकि वो पैरामैग्नेटिक नेचर कम होगी, बट इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ये तो आपको पता है ना पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब ये जो बिना कुछ लिखे मैंने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दिया ना, ये जादू सिर्फ इसी बोर्ड पे हो सकता है। तो आपको अपनी कॉपी में दोबारा लिखना है पूरे का पूरा मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारे पास E। हमने A भी कर लिया, B भी कर लिया और E भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां आएगा 3 पॉजिटिव। लेट मी चेक, कहीं और तो गड़बड़ नहीं की है। यस, तो इट वॉज FeCN6 नेट चार्ज 3 नेगेटिव। ठीक है, अब चलते हैं क्रोमियम के पास। चलिए, दिस इज क्रोमियम। क्रोमियम के साथ लगे हैं 6 अमोनिया, नेट चार्ज 3 पॉजिटिव। इट इज 0 मींस क्रोमियम के ऊपर भी क्या है? +3 चार्ज। ओके, नाउ क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, तो इट विल बी 3d4 4s2। जब ये बना क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 यहां से, कॉन्फ़िगरेशन बची सिर्फ 3d3।
तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लीजिए 3D3, 4s खाली 4p खाली। अब यहां पे कौन से लाइगेंड्स आ रहे हैं, 6 अमोनिया अप्रोचेस, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। और अब इधर हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, क्रोमियम हेक्सामीन, नेट चार्ज 3 पॉजिटिव। तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, सिर्फ 3। अब यहां पे साइनाइड नहीं है, यहां पे कौन है, अमोनिया। एक अमोनिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, है ना आसान, सारा सिस्टम सेम है। लाइगेंड्स आ गए, 6 अमोनिया अप्रोचिंग, उसके इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां 3D3 पेयरिंग नहीं हुई क्योंकि इट्स अ वीक फील्ड लाइगेंड, ठीक है। और इधर हमारे पास अब क्या बन गया, क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ हर पोजीशन, ऑल द 6 पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय अमोनिया। नेट चार्ज 3 पॉजिटिव, ठीक है। As n-1d orbital is involved, therefore it is inner orbital complex. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3, therefore it is paramagnetic in nature. और पहले वाले से तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा ही होगा। अगर आप इसको FeCN6 3 नेगेटिव के साथ कंपेयर करें, उसमें था 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, तो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उससे ज्यादा है। मतलब मैं लिख सकती हूं 6 ammonia hexamine chromium 3 is more paramagnetic than FeCN6 net charge 3 negative। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। hexamine chromium 3 positive is more paramagnetic than FeCN6 3 negative। Why? तो दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाइए। एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आएगा, किसमें, इसमें, और इसमें कितने आएंगे, 3, इसलिए ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस के अंदर आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। हो गया, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्ट के बारे में, ठीक है। हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्ट, अगेन जैसे आपने बाकियों का लिखा था उसी तरीके से, दिस इज COF6, net charge 3 negative, right? Cobalt, atomic number 27, it will be 3d7 4s2। okay, यहां पे कोबाल्ट के ऊपर चार्ज -1 +3। जब हम लिखेंगे कोबाल्ट +3 चार्ज, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d, इट विल रिमेन विद 3d6। तो आप इसको कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज 3d, देन 4s, देन 4p, ठीक है। 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, बाकी खाली। कौन अप्रोच कर रहा है, 6 F नेगेटिव अप्रोचेस, और उसके इलेक्ट्रॉन हम ऐसे शो करेंगे। मींस जब हमारे पास बना COF6 3 नेगेटिव, तो कोबाल्ट ने टोटल 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाए फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 फ्लोराइडो आयॉन्स। लेट्स सी दैट कैसे। अब यहां पे पेयरिंग नहीं होगी, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज होंगे, नो पेयरिंग। तो इधर 4s 4p, 4p के अंदर टोटल 4, 1 2 3 4, मुझे 2 और ऑर्बिटल्स चाहिए, मीन्स इट विल मेक यूज ऑफ 4d, दिस इज 4d। ओके, अब देखो
1 फ्लोराइडो, सेकेंड फ्लोराइडो, थर्ड फ्लोराइडो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ओके, एनसर्कल इट. अब आप देखो इस सर्कल के अंदर कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, बोलिए. s, p3, d2, हाइब्रिडाइजेशन. तो ज्योमेट्री हुई ऑक्टाहेड्रल, राइट. तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये रहा कोबाल्ट. ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि हम सारे कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से लिए हैं, coordination number 6 and with net charge 3 negative. again अब 6 फ्लोराइड्स को यहां पे अटैच होना है थ्रू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इसने जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स दी कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, s, 3 p और 2 d. अब आप देखो d कौन सी यूज हुई है, बाहर वाली. दिस इज 3d n-1 d and this is 4d and d. 4s, 4p, 4d क्योंकि फोर्थ पीरियड के अंदर ही ये प्रेजेंट है. तो as and d orbitals are involved, therefore it is outer orbital complex, right. And moreover it is having 4 unpaired electrons. 4 unpaired electrons, therefore it is highly paramagnetic in nature. Clear? तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हैं. समझ आ गया सबको? Okay. Now, another very important molecule, that is cobalt, hexamine, net charge 3 positive, right? And it has been found that this substance is diamagnetic in nature. This is diamagnetic in nature. Okay. This is 0, ठीक है, and this is +3, तभी ये +3 आएगा. तो यहां +3 का 3d6 इसको रिप्रेजेंट कर लिया. अब यहां पे कौन अप्रोच कर रहे हैं, 6 अमोनिया. 6 ammonia approaching and electrons in central metal ion get paired. This is the only case where in the presence of amine electrons are getting paired, right? It's a special case. Okay. अब जब यहां पे मॉलिक्यूल बनेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वो क्या बनेगा, कोबाल्ट, हेक्सामीन, नेट चार्ज 3 पॉजिटिव, राइट. तो कैसे बना, अब इन इलेक्ट्रॉन्स की हो गई पेयरिंग. टोटल कितने हैं, 6. ओके, ये लीजिए, राइट. अब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पेयर्ड, क्योंकि अमोनिया जो है वो कहता है कि मुझे आपके घर के अंदर वाले रूम में ही रहना है, मैं बाहर वाले घर में नहीं रहूंगा, राइट. तो स्ट्रॉन्ग है, इसने इनको पेयर करवा दिया. ओके, तो अब टोटल 6 रूम्स खाली चाहिए, क्योंकि 6 मेंबर्स आर कमिंग एज अ गेस्ट, तो हमें 6 रूम्स चाहिए. ओके, तो इट वॉज फर्स्ट अमोनिया, it was second ammonia, it was third ammonia, it was fourth ammonia, fifth ammonia, sixth ammonia. इसने ये वाला कमरा ले लिया, इसने ये वाला ले लिया, और नेक्स्ट सिंगल रूम में चला गया, नेक्स्ट, राइट. तो आप देखो, इसको एनसर्कल करो और आप देखो कौन सी ऑर्बिटल्स हमारे पास आई हैं. अब इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है ना. तो देखें जरा,
D2sp3, D कौन सी यूज हुई, N-1D, राइट। तो D2sp3 ज्योमेट्री क्या बनी, ऑक्टाहेड्रल, डन। अब यहां पे F की जगह पे कौन लग गया, हर जगह पे अमोनिया, NH3 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 NH3, नेट चार्ज 3 पॉजिटिव। अब कौन सी d ऑर्बिटल्स यूज हुई, N-1D, ओके। एज N-1D orbitals are involved, therefore it is inner orbital complex। और यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, therefore अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। Valence bond theory, again it's a phenomena to explain bonding in coordination complexes। और इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारी assumptions के ऊपर ये टिकी हुई है, क्योंकि practically experimentally this compound is diamagnetic in nature। तो it was supposed that in the presence of ammonia in cobalt 3 positive electrons are bound to be paired, राइट। तो ये था कोबाल्ट के दो कंपाउंड्स, ये स्पेशल केस था इसलिए मैंने इसको इसके साथ ही बता दिया आपको, राइट, ओके। अब एक और कंपाउंड की बात करते हैं, कोबाल्ट का ही कंपाउंड है, एंड दैट इज कोबाल्ट, दो इसके साथ लगे हैं इथिलीन डाइअमीन, एक लगा दो अमोनिया और एक लगा दो क्लोरीन, तो नेट चार्ज 2 पॉजिटिव, राइट। अब जरूरी नहीं होता है कि हर बार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही टाइप के लाइगेंड्स होंगे, बाय चांस जितनी भी मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं वो सारे के सारे सिंगल टाइप के होमोलैप्टिक, राइट, आई विल कॉल इट होमोलैप्टिक कंपाउंड, कि वही के वही इसके अंदर प्रेजेंट हैं, राइट। तो इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर बिस इथिलीन डाइअमीन, एक एमीन और एक क्लोराइडो, मैं नाम नहीं लिखूंगी, आप लोगों ने खुद यहां पे नाम लिखना है इसका, राइट। अब यहां पे इथिलीन डाइअमीन 0, अमोनिया 0, -1, नेट चार्ज है 2 पॉजिटिव, तभी आ सकता है अगर इसके ऊपर 3 पॉजिटिव हो, राइट। अब नेक्स्ट सारा सिस्टम वही, कोबाल्ट 27, 3d7 4s2, when it will be cobalt 3 positive it will become 3d6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दो यहां से जाएंगे और एक यहां से जाएगा, ओके। तो हम कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज 1 2 3 4, 3d, और 3d के अंदर है 6 इलेक्ट्रॉन, डन। 4p मेरे पास खाली है, 4s भी खाली है, 4s 4p, 4d भी खाली पड़ी हुई है, आगे हो गया। नाउ 2 इथिलीन डाइअमीन, कॉमा 1 अमोनिया, कॉमा 1 क्लोराइडो अप्रोचिंग, राइट। इथिलीन डाइअमीन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट विल कॉज, क्योंकि कोबाल्ट है, अमोनिया भी स्ट्रांगली बिहेव करेगा, इथिलीन डाइअमीन भी, तो दे विल कॉज, इसको हम ऐसे लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल आयन गेट्स पेयर्ड, ठीक है, इनकी वजह से, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स की वजह से दे गेट पेयर्ड। नाउ व्हाट विल हैपन, जब हमारे पास बना इथिलीन डाइअमीन एमीन क्लोराइडो, नेट चार्ज 2 पॉजिटिव, किस तरीके से बनेगा, लेट फाइंड दैट। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, लेट इट बी पेयर्ड। 2 कमरे खाली हो गए, कितने चाहिए हमें, 2 3 4, हमें टोटल 4 रूम्स चाहिए,
नहीं, इथिलीन डाइएमीन इज बाइडेंटेट, ठीक है, बाइडेंटेट। तो 2 कमरे तो इस अकेले को ही चाहिए, लेकिन ये कितने हैं? 2। बाइडेंटेट को मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये हो गए टेट्रा, तो इसको 4 कमरे चाहिए। 4 कमरे इसको चाहिए, एक इसको, टोटल कितने हो गए? 6। मेरी बात समझ आ रही है? ओके, और समझाती हूं। अब देखो, इथिलीन डाइएमीन, एक अमोनिया से मैं यहां स्ट्रक्चर बना देती हूं, CH2 CH2 NH2 NH2, ऐसे ही होता है ना। तो यहां से इधर और यहां से इधर हो गया एक इथिलीन डाइएमीन। डन। इसके बाद दिस इज 4S 4P, ठीक है। अब CH2 CH2 NH2 NH2, इस नाइट्रोजन से इधर, इस नाइट्रोजन से इधर, बाइडेंटेट होता है ना ये। ओके, अब यहां पे अमोनिया और यहां पे क्लोराइड हो, ये लीजिए। समझ आ गई बात? अब आप सोच रहे होंगे इनके बीच में तो गैप है। इनके बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज हुई हैं एंड दे आर हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी, राइट। तो ये बना D2sp3 मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी जो ज्योमेट्री है दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोबाल्ट 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर आपने बनाया भी हुआ है। एक इथिलीन डाइएमीन इधर लगा दो, एक इथिलीन डाइएमीन इधर लगा दो, यहां अमोनिया लगा दो और यहां पे क्लोराइडो लगा दो। नेट चार्ज 2 पॉजिटिव। आपकी मर्जी है, आप इथिलीन डाइएमीन को 1 और 2 पे भी लगा सकते हैं और इसको 1 2 3 4 4 6 पे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। इक्विवेलेंट पोजीशंस देखनी है और उनको लगा देना है। ये बन गया इसका डायग्राम। ओके, अब लेट फाइंड आउट इज इट इनर और आउटर, क्योंकि 3D दिस इज 4S 4P, तो 3D इन्वॉल्व है एज n-1D ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, therefore it is inner orbital complex। दूसरी बात, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? कोई भी नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, therefore diamagnetic in nature। is that clear? okay, अब मैंने बहुत बार ये चीजें बोल दी, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। सेकंड चैप्टर के अंदर आप इन चीजों को करके आए हो, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मॉलिक्यूल लिखा है, 2 डोनर एटम्स हैं, मैंने तभी बोला था ना, दिस इज बाइडेंटेट और बाहर है बिस, 2 हैं। बाइडेंटेट, इसको अलग कमरा चाहिए, इसको अलग, इसको अलग चाहिए, इसको अलग, तो इन्हीं को 4 कमरे चाहिए, 5वां और 6वां। ओके, अब मैं बात करती हूं मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, राइट। देखिए, मैग्नेटिक बिहेवियर को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट इट इज इक्वल टू n इंटू n+2 अंडर रूट, और इसकी यूनिट बोहर मैग्नेटॉन, राइट, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी जब हम लोगों ने किया था कोबाल्ट के साथ 6 फ्लोराइड्स, राइट, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई थी, 6 थे ना, तो 4 थे, n वाज 4, तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है
magnetic moment, it was 4 into 4 plus 2. 4 plus 2 6, 6 4s are 24, right. 5 5s are 25, तो ये आंसर 4.7 या 8 के करीब अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। किसी के अंदर अगर n इक्वल टू 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट या उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आएगी? 1 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, कितना आया? 3 अंडर रूट 3, 1.73। अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं तो किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 का मतलब 2 अंडर रूट 2 मीन्स 2 इंटू 1.414, कितना आ गया? 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2.828। तो इस तरीके से जब मैं ये बता रही हूं कि ये इससे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ही ज्यादा आएगी, राइट। तो वहां से आप पता लगा सकते हैं कौन कम पैरामैग्नेटिक है और कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। अब आपने बहुत बार ये बात कर ली कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इनको डिफरेंसेस में लेते हैं। आई हैव लिस्टेड द डिफरेंसेस बिटवीन इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल complexes and outer orbital complexes, ठीक। सबसे पहला डिफरेंस इनकी हाइब्रिडाइजेशन। इनर का हमें देखते ही पता चल जाता है, जब आप हाइब्रिडाइजेशन का सर्कल लगाते हो शुरू में डी आ जाता है, ये अंदर वाला डी है, और जब बाद वाला यूज होता है तो डी लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो दीज इन्वॉल्व D2 sp3 hybridization and these involve sp3 D2 hybridization, right। अब ये D2 D अंदर वाली यूज कब होती है? जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आता है और वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा देता है। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स, और इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेयरिंग नहीं होती है। दीज आर फॉर्म्ड बाय वीक लाइगेंड्स, राइट। These normally possess less number of unpaired electrons, क्योंकि पेयरिंग हो जाती है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, इधर पेयरिंग होती नहीं, therefore there is more number of unpaired electrons. These are mostly low spin complexes. low spin का मतलब क्या है? ये d ऑर्बिटल के अंदर d6, एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, सभी की स्पिन अप, कितना हो गया? 1/2 इंटू 4, 4, इसकी स्पिन आई 2, ठीक है। अगर 5 के 5 अनपेयर्ड होते तो स्पिन कितनी आती? 2.5 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0, तो यहां पे स्पिन क्या है? 0। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन कितनी आएगी? 1/2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन कितनी होगी? दोनों को ऐड कर लीजिए, 1। तो क्योंकि यहां पे पेयरिंग हो जाती है, ये सिचुएशन आती है, तो स्पिन क्या हुई? लो, या तो 0 होगी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी स्पिन कितनी हुई? प्लस हाफ। लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे होंगे वीक फील्ड लाइगेंड के अंदर, तो इसकी स्पिन कितनी हो जाएगी? 2.5। तो दिस इज हाई स्पिन, दिस इज लो स्पिन। लो स्पिन कब बना? जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड था, राइट, जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इट वाज द मीनिंग ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। पेयरिंग हो जाएगी तो स्पिन कम हो जाती है, राइट। These generally exhibit low magnetic moment और no magnetic moment, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे, और उधर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मच मोर, देयरफॉर उसकी मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई होगी। These are less reactive and these are comparatively more reactive. Okay, have a screenshot quick. Done. अब इससे पहले कि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्टार्ट करूं, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस मैंने अभी तक बनाए, ठीक, मैंने आपको सिर्फ ये बताया डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक,
ठीक है, अब आपने क्या ऐड करना है जो हम कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले भी। आपको इसमें बताना है स्पिन कितनी आई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, स्पिन कितनी आई और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है 0 तो आप लिखोगे डायामैग्नेटिक, राइट। और 0 कब आएगी, जब n की वैल्यू 0 होगी। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर 1 अनपेयर्ड है तो आपको फॉर्मूला पुट करके मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला आपको पता है n इंटू n प्लस 2। हर कॉम्प्लेक्स का मुझे इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, फिर आप लिखोगे स्पिन। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इफ 1, तो स्पिन कितनी आएगी, प्लस हाफ। इफ 2, स्पिन कितनी आएगी, प्लस हाफ इक्वल टू 1, अप टू जो भी आपके पास आंसर है। स्पिन निकालनी है, ओके। सेकेंड आपने निकालनी है मैग्नेटिक मोमेंट n इंटू n प्लस 2। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है 0 तो आप लिखोगे डायामैग्नेटिक, राइट। अगर 0 है मींस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड। और डायामैग्नेटिक कौन होते हैं, विच आर रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर 1 है तो आप फॉर्मूला पुट कीजिए, तो जो भी वैल्यू आएगी यहां पे लिखनी है। इस तरीके से आप इसको मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल के हर एक कॉम्प्लेक्स के साथ उसको लिखोगे, फिर मुझे आप नोट्स सेंड करोगे चेक करने के लिए, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ओके। तो मेरे पास एग्जांपल्स हैं, लेट मी हैव NiCl4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 negative and NiCO4, right? Okay. अब 1 by 1 पहले हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, निकल, एटॉमिक नंबर 28, 3d8 4s2, डन। इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर कितना आएगा, +2, तभी नेट -2 आया। तो निकल +2 चार्ज, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 3d8, क्लियर, ओके। तो हम निकल 2 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिस इज D 4s 4p, तो दिस इज 3d 4s 4p। तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। कौन अप्रोच कर रहा है, 4Cl नेगेटिव अप्रोचिंग, राइट, 4Cl नेगेटिव अप्रोचिंग, और उसके इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। जब ये बना NiCl4 2 नेगेटिव, व्हाट विल हैपन, ये रहा d ऑर्बिटल, ये है 4s और ये रही 4p, 3d 4s 4p, ओके। 3d के अंदर हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, क्योंकि क्लोराइडो है, देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ दिस इज 1 क्लोराइडो, सेकेंड क्लोराइडो, थर्ड, fourth, it will make available 4 empty orbitals. कौन कौन सी हैं, sp3, तो ज्योमेट्री कौन सी हुई भाई, टेट्राहेड्रल, it will be tetrahedral, okay। अब ये टेट्राहेड्रल है तो स्ट्रक्चर क्या बना,
net charge 2 negative. It will be tetrahedral structure. Right? अब 2 unpaired electrons है ना, therefore paramagnetic. ये आपको अपनी कॉपी में प्रॉपरली लिखना है. हो गया? ओके. अब देखते हैं इसको. NiCN4 net charge 2 negative. Again nickel 28 3d8 4s2. ये बना निकल 2 पॉजिटिव, ओनली 3d8. ओके, तो इसको निकल 2 पॉजिटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3d 4s 4p 3d 4s 4p 1 2 3 4 और ये 3. तो इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Done. Now these are 8 electrons. Okay. कौन अप्रोच कर रहे हैं? 4 Cn negative approaching या approaches. Electrons in central metal ion get paired. Right? जब ये बना NiCN4 net charge 2 negative, what will happen? Electron get paired 4 6 8 4s 4p. This is 3d 4s 4p. Okay, अब cyanide लगा दें. 1 cyanide, second cyano, third cyano and fourth cyano. तो 1 2 3 4. तो देखो कौन कौन सा कमरा. एक लिया D, एक लिया S और 2 लिए P. ये बन गई DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो ज्योमेट्री कौन सी हुई? स्क्वायर प्लेनर. ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर. तो स्क्वायर प्लेनर को कैसे बनाओगे आप? निकल, यहां साइनाइड, यहां साइनाइड, यहां साइनाइड और यहां साइनाइड. नेट चार्ज 2 नेगेटिव. राइट? तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, therefore it is diamagnetic in nature. पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? NiCl4 net charge 2 negative is tetrahedral while NiCN4 net charge 2 negative is square planar. तो जब तक आप ये स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि इसके बीच में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है? हो गया? नाउ वी आर लेफ्ट विथ NiCO4. ओके, यहां बनाती हूं NiCO4 टाइम्स. राइट? तो अब निकल के ऊपर चार्ज क्या है? इट इज 0, क्योंकि कार्बोनिल भी 0, नेट भी 0. अब मैं ये क्वेश्चन हटा देती हूं यहां से. ठीक है, ओके. 3d8 4s2 निकल 0, 3d8 4s2 8 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन 4s. ध्यान से देखना इसको. दिस इज निकल 0. अब इधर कौन अप्रोच कर रहा है? निकल कार्बोनिल. ठीक है ना? दिस इज सी को हम सॉल्व करने वाले हैं. 4 कार्बोनिल आर अप्रोचिंग
ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल एटम, एटम है ना, गेट पेयर्ड। ओके, अब ये बना NiCO4। कैसे? दिस इज 3D 4s 4p, 3D 4s 4p। 3D के अंदर थे टोटल 8, 4s में है 2, टोटल कितने हुए? 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिल करो पेयरिंग के साथ, 2 4 6 8 10 हो गया। अब ये रहा कार्बोनिल 1, कार्बोनिल 2, कार्बोनिल 3, कार्बोनिल 4, राइट। तो ये रहे कार्बोनिल के डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कौन सा कमरा रेंट पे लिया अभी? sp3। तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को आप इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अगेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज डायामैग्नेटिक। अब क्वेश्चन NiCl4 के साथ आए या इसके साथ कार्बोनिल के साथ आए, वो है स्क्वायर प्लेनर और ये क्या है? टेट्राहेड्रल। मींस NiCl4 and NiCO4 have tetrahedral while NiCN4 net charge 2 negative has square planar structure. Why? क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, आप इनको जरा आमने सामने कंपेयर करके देखें। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इट इज फुली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। निकल, हेक्सा मीन निकल 2 पॉजिटिव, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। अब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, नेट जीरो। डाइसाइनो सिल्वर नेट चार्ज -1। अब देखो यहां पे 2 लाइगेंड्स लगे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए? sp, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। आप अच्छे से जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपको आती है, ठीक है। यहां पे 5 हैं, इसका आपको पता है। तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर sp, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ जाता है तो इट विल बी डेफिनेटली sp2, और उसके लिए क्या बनता है? ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो आपको ये 6 के 6 जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, आप अच्छे से इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास। इनके स्ट्रक्चर्स बनाकर मुझे वापस भेजने हैं, राइट। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नया कंसेप्ट लेकर। आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखें। सो स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।